गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में ऑप्टिक्स वाली जो क्लास थी उस क्लास में हमने पतली फिल्म से व्यतिकरण वाली घटना थी उसके बारे में अध्ययन किया था और उसका एक पार्ट अपन ने कर लिया था। परावर्तित प्रकाश में जो अपने पास व्यतिकरण प्रतिरूप था वो कैसा प्राप्त होता है वो हमने देख लिया था। अब हम सेकंड देखेंगे पारगमित प्रकाश में व्यतिकरण प्रतिरूप। सेकंड जो पार्ट है वो कौन सा है? पारगमित किरणों में व्यतिकरण, ये अपन देखेंगे उसका सेकंड पार्ट। हमने पतली फिल्म ये देखी थी, ये अपने पास पतली फिल्म थी इस प्रकार से। इसकी मोटाई कितनी थी? टी मोटाई अपन ने ली थी, इसकी टी मोटाई थी। म्यू इसका अपवर्तनांक था पदार्थ का। बाहर एयर था अपने पास, प्रकाश किरण कोई ऐसे आपतित हो रही थी इस पर, इस प्रकार से विस्तृत प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें आपतित होती है। सपोज ए बी, किसी एक किरण के आधार पर अपन एक्सप्लेन करते हैं, ये आपतित होती है, अभिलंब वाली स्थिति है। इसका कुछ पार्ट अपन ने बताया था कि ये पतली फिल्मों से जो व्यतिकरण की घटना होती है वो आयाम के विभाजन के फलस्वरूप होती है। तो कुछ पार्ट तो किधर परावर्तित हो रहा था, इधर परावर्तित हो रहा था। ये आपतन कोण था आई और ये परावर्तन कोण भी इसके बराबर था। ये R1 था अपने पास, ये P1 था, ठीक है। कुछ पार्ट इसका अपवर्तित हुआ था इधर, ये वाला पार्ट, ये कोण अपवर्तन कोण R था। फिर यहाँ अभिलंबीय घटना थी और अभिलंब वाली स्थिति थी और अभिलंब से क्या हुआ था, कुछ पार्ट वापस पारगमित हो गया था। ये पारगमित है, ये C1 पॉइंट था और इसका कुछ हिस्सा यहाँ से क्या हुआ था, परावर्तित हुआ था। ये वाली बात थी। ये परावर्तन कोण R था और ये कोण भी कितना, R। ये कोण देखो इंसिडेंट कोण है, इधर से दोगे तो आप प्रकाश इधर से आपतित कराओगे तो इधर से निकलेगा। इसका मतलब ये जो कोण था अभिलंब के साथ बनाया गया कोण, ये आपतन कोण आई ही रहता है। समझ गए? ये T1 थी प्रकाश किरण। फिर हमने ये भी कहा था कि फिर यहाँ विलंब वाली स्थिति देखें तो यहाँ से कुछ पार्ट तो पारगमित होता है जो R2 के रूप में मिलता है, P2 R2, और कुछ पार्ट इसका फिर से इधर परावर्तित होता है यहाँ पर, ठीक है। ये कोण भी R है और ये परावर्तन कोण भी कितना, R। यहाँ फिर अविलंब वाली स्थिति से क्या होगा, प्रकाश पारगमित होगा। ये T2, ये पॉइंट अपने पास C2 आ गया। ये स्थिति अपन ने बताई थी, ठीक है ना। अब इसके बारे में यहाँ से परावर्तित प्रकाश फिर आपको मिलता है इधर, वो कोई बात नहीं, आगे ये घटना चलती रहती है। आगे इसका आयाम और इसका आयाम में भी हालांकि काफ़ी फर्क था, लेकिन आगे वाले आयाम तो और भी कम थे, है ना। इसलिए अपन प्रारंभिक दो आयामों को ही क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। हाँ, अब इसमें देखो क्या स्थिति रहती है। अपने पास प्रकाश किरणें कौन सी बची, ये वाली दोनों प्रकाश किरणें बची। पारगमित किरणें तो यही है, इनमें व्यतिकरण की क्या स्थिति होगी उसके लिए देखो क्या करते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा काम करता हूँ। इस अभिलंब को, ये जो अभिलंब है ना, इस अभिलंब को थोड़ा और आगे बढ़ा दूँ मैं, यहाँ इस पॉइंट पे। सपोज ये M बिंदु पे काटता है। किस बिंदु पर काटता है? M बिंदु पर यहाँ काटता है। ये अभिलंब है यहाँ और M बिंदु है ये, ठीक है। फिर एक काम और भी करूं मैं, इस पॉइंट से यहां, इस पॉइंट से यहां भी एक अभिलंब डाल दूं मैं। ये अभिलंब डाल दिया। ये B बिंदु है। ये इसलिए डाला क्योंकि देखो इसके पश्चात तो ये जो T1 और T2 पारगमित किरणें है ना, इस अभिलंब के पश्चात वाली स्थिति के बाद तो बराबर दूरी तय करती है। समझ गए? आपतित प्रकाश किरण ये थी, यहाँ से यहाँ पहुंची एक समान रूप से। फिर यहाँ से इसका हिस्सा कुछ यहाँ पहुंचा, इसका एक अंश तो पारगमित होकर इधर आ गया, एक परावर्तित। फिर यहाँ से दोनों घटनाएं परावर्तन और पारगमनों की, यहाँ हुई परावर्तित किरण और इसका कुछ पारगमित भाग ये रहा, ठीक है। इसलिए ये जो किरण आती है वो यहाँ से बटना शुरू होती है। यहाँ तक तो देखो प्रकाश किरण एक ही है, ए से P1 से होके हुए, ए से P1 तक कह दो, B पॉइंट अपन ने इसको दे दिया अभी। ए से P1 से होते हुए C1 तक आ गए। फिर C1 तक तो सेम एक ही किरण है। अब ये जो दोनों प्रकाश किरणें मिलती है C1 के बाद वाली से मिलती है, तो C1 से एक तो प्रकाश किरण सीधी T1 तक जाती है, ये पारगमित अंश है एक तो पहली किरण का। दूसरा यहाँ से जो परावर्तित भाग था वो यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पहुँचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ये T2 तक जो जाती है प्रकाश किरण वो इधर से होके जाती है, C1 P2 C2 T2 ऐसे जाती है, और पहली C1 T1 डायरेक्ट जाती है।
इसका मतलब ये तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करती है, तब तक ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ जाती है। अब हम करेंगे यहाँ से आगे तो दोनों दूरियां बराबर ही तय करती हैं, यहाँ से आगे तो दोनों बराबर ही हैं। हाँ, पिछले वाले में जो अंतर है वो पिछले वाले में ही है, इनके पथों में अंतर है। तो पिछले वाले में ये जब C1 से B पहुँचती है, यहाँ तक पहुँचती है, तब इसको यहाँ से यहाँ तक आना पड़ता है। तो इसको इतना पथ तय करना पड़ता है पीछे, और ये इतना ही पथ तय करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पथ तय किया गया ज़्यादा और इसका कम है, तो दोनों में जो अंतर होगा वही तो पथांतर होगा, वही हमें ज्ञात करना है। और वो पथांतर हमें ज्ञात हो जाए तो उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों का पथांतर ज्ञात करके समकोष्ठी विनाशीकरण वाली व्यवस्था लगा सकते हैं। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, हमें कुछ कोणों की जरूरत पड़ेगी। देखो ये आई कोण है, तो ये 90 है टोटल, कौन सा यह विलंब और ये वाला कोण, ये 90 है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस आई, तो ये कितना हो गया, ये फिर आई हो गया। ये कोण कितना हो गया, ये आई हो गया। ये आर है, ये आर है। तो इस स्थिति में अपने पास क्या स्थिति रही, देखो त्रिभुज कौन सा C1P2M, C1P2M वह त्रिभुज कौन सा C2P2M, C2P2M में कोण कौन सा C1P2M, C1P2M बराबर कोण कौन सा C2P2M। ये कितना होना चाहिए, कोण R के बराबर। किसके बराबर है, कोण R के बराबर, क्योंकि ये जो कोण R है तो जेड आकृति में इसके साथ ये बना कोण R है ये आपतित किरण परावर्तित, तो दोनों कोण बराबर है। अब ये कोण और ये इसके साथ बना कोण, ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर होंगे, तो ये R तो ये भी R, ये दोनों परावर्तन वाली स्थिति के लिए बराबर कोण R हो गया। तथा त्रिभुज ये वाला C1B C2 में, इसमें देखो कौन सा कोण, ये कोण आई है, ये 90 माइनस आई है, तो ये कोण कितना आई, एंगल C1C2B, ये एंगल आई के बराबर। ये समीकरण 1 कह दिया मैंने, ये समीकरण 2 कह दिया। ये दोनों कोण अपन को मिल गए। अब हमें पथांतर चाहिए, तो हम कहेंगे कि C1T1 तथा C1T1 तथा C2T2 में पथांतर पारगमित किरणें, इसलिए डेल्टा कितना हो जाएगा, डेल्टा बराबर, देखो ये आपको पता है कि C1T2 जो है वो ज़्यादा दूरी तय करती है ना। तो C1T2 ये आती कहाँ से है, इसको मैं C1C2 कह सकता हूँ। कौन से में, C1P2C2T2, ये वाली किरण, इसको ऐसे आप समझ सकते हो, C1P2C2T2 ये किरण में। तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये किस में चलती है, माध्यम में चलती है, म्यू अपवर्तनांक वाले में। तो म्यू अपवर्तनांक वाला माध्यम गुणा C1P2 प्लस P2C2, ये तो इसके द्वारा चलेगी दूरी, ये पूरी माध्यम में ही चलती है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक चलती है केवल वायु में, एयर में, तो माइनस C1B, ये समीकरण नंबर 3 आ गया। अब ये दूरियां चाहिए अपन को, C1P2 और P2C2 चाहिए। तो C1P2 अपन यहाँ से पता क्या, अपन को केवल ये वाली दूरी P2M पता है ना। तो इस त्रिभुज में देखो C1P2M में, त्रिभुज C1P2M में, इसमें लगा हुआ फॉर्मूला कोस R लगा दो, क्योंकि ये दूरी चाहिए, आधार पता है, तो कोस R कितना होगा, कोस R कोस R बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना P2M अपॉन C1P2, हमें चाहिए C1P2, तो कोस R कितना होगा, सॉरी C1P2 कितना होगा, इधर ले आओ, P2M अपॉन कोस R, यानी ये तो गया T, इसकी मोटाई T, यहाँ से याद P2M T है, चलिए T अपॉन कोस R। तथा त्रिभुज कौन सा, ये त्रिभुज अगले वाला, त्रिभुज C2P2M में
cos r कितना हो गया, ये वाला cos r P2m अपॉन P2C2, तो P2C2 कितना हो गया, P2m बट्टा cos r, P2m कितना है, P2m है T, cos r अपने पास पड़ा ही है। समीकरण नंबर 5 हो गया। ये दोनों अधूरियां आ गई अपने पास, ये और ये। अब हमें ये भी तो चाहिए C1b भी, तो C1b तो किससे आ जाएगी, cos i है, तो यहाँ ये दूरी पता चल जाए तो ये आ जाएगी। ये दूरी किस किस के बराबर, C1m और mC2 के बराबर है। तो इसी त्रिभुज में आप एक काम और करो ना, इसी में आप tan r का फॉर्मूला लगा दो, tan r का लगा दो इसी त्रिभुज में C1P2m में। tan r लंब बट्टा आधार, ठीक है। लंब तो कितना होगा C1m और आधार कितना हो गया ये P2m। तो यहां से क्या स्थिति बन गई, C1m चाहिए अपन को, P2m कितना है T, तो T tan r, T इंटू tan r, ये 4a हो गया। और इसी तरह इसमें भी देखो क्या होगा, इसमें भी tan r लगा दो इस त्रिभुज में भी, तो tan r कितना हो गया, tan r ये वाला mC2 अपॉन कितना ये वाला P2m। तो यहां से mC2 कितना हो गया, P2m यानी T इंटू tan r, ये 5a हो गया, ठीक है। ये सारे मान अपन समीकरण 3 में रखेंगे। अब समीकरण 3 से क्या होगा, पथांतर डेल्टा बराबर म्यू C1P2 T अपॉन cos r, तो T अपॉन cos r प्लस P2C2 T अपॉन cos r, तो 2T अपॉन cos r हो गया, ठीक है। माइनस ये देखो C1b, मैं C1b को ऐसे लिख सकता हूं क्या, C1b बराबर C1m प्लस m, सॉरी ये C1b है, इसको ऐसे ऐसे पढ़ा दो। C1C2 को लिख सकता हूं मैं ऐसे mC2 लिख सकता हूं ना। अब एक चीज और बताओ, ये C1b चाहिए है ना, C1b, तो C1b रख दो यहां, ये 6 हो गया। अब एक त्रिभुज और बचा अपने पास, ये वाला C1bC2 में, त्रिभुज C1bC2 में, इसमें देखो ये दिया हुआ अपन को, यानी ये कोण है, तो ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया, तो लंब बटा कर्ण क्या होगा, साइन i बराबर लंब सामने वाला C1b अपॉन C1C2। इसका मतलब C1b कितना हो गया, C1b हो गया C1C2 साइन i, C1C2 साइन i, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं C1m प्लस mC2 इंटू साइन i, ये समीकरण नंबर 7। ये समीकरण इसमें रख देंगे, क्या स्थिति बनेगी देखो, क्या स्थिति बनी, क्या आ गया अपने पास, डेल्टा बराबर 2 म्यू टी अपॉन cos r माइनस C1m mC2, C1m और mC2 कितना, 2T tan r प्लस T tan r, 2T इंटू tan r इंटू साइन i, से सही नहीं आ रहा क्या इससे, तो डेल्टा कितना हो गया। अब इसमें से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 म्यू टी है ना, तो 2 म्यू टी अपॉन cos r, ये कॉमन ले लिया अपन ने। ये देखो tan r जो अपने पास है ना, tan r, ये sin r अपॉन cos r है,
तो 2t अपॉन कोस आर तो है 2t अपॉन कोस आर, म्यू नहीं है इसमें तो म्यू से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ऊपर वाला तो बाहर आ जाएगा, बटा वाला म्यू बच जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा इनके, यहाँ तो 1 बच गया, माइनस 2t कॉमन आ गया, यहां से बटा वाला कोस आर कॉमन आ गया, तो यहां साइन आर साइन आई बचा, साइन आर इंटू साइन आई बटा में म्यू बचा। आप जानते हो म्यू कितना होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो डेल्टा कितना रहा 2 म्यू टी अपॉन कोस आर, 1 माइनस साइन आर इंटू साइन आई, ये म्यू का मान साइन आई बटा साइन आर यहां आ जाएगा, ये कट गए, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर, तो डेल्टा कितना आया 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर गुणा कॉस स्क्वायर आर, स्क्वायर से ये कट गया, डेल्टा कितना आ गया 2 म्यू टी कॉस आर। ये पथांतर आ गया समीकरण नंबर 8। इस किरण में और इस किरण में पथांतर आ गया 2 म्यू टी कॉस आर। अब देखो ये प्रकाश किरण है, ये जब मिल रही है यहां से तो परावर्तित तो इधर मिल रही है, तो पारगमित मिल रही है। स्टोक्स ये कहता है कि अगर रिफ्लेक्शन होता हो कहीं से और वो अगर रिफ्लेक्शन नीचे सघन माध्यम है, परावर्तन जो हो रहा है वो विरल से आके विरल में ही जा रही है प्रकाश किरण, तो सघन सतह से जब परावर्तन होता है तब एक्स्ट्रा पाई का पथांतर होता है, सॉरी कलांतर होता है पाई का, λ/2 का पथांतर होता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, ये पारगमन ही हो रहा है, यहाँ भी ये पारगमन ही हो रहा है। और यहाँ अगर आप कहोगे ये प्रकाश किरण यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये तो ऊपर विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम से इसका वापस रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वहाँ तो एक्स्ट्रा पथांतर होता नहीं है, इसलिए यहाँ एक्स्ट्रा पथांतर नहीं होगा, इसलिए यहाँ कोई एक्स्ट्रा पथांतर नहीं होगा। जो केवल इस पथ का अंतर वो ही रहेगा, वो एक्स्ट्रा जो λ/2 स्टोक्स के नियमानुसार आता था वो अब नहीं आएगा, समझ गए। इसलिए ये पथांतर अपने पास आता है, ये पथांतर आता है तो अपने पास केस बन जाते हैं 2, केस फर्स्ट और केस सेकंड। कौन कौन से देखो जरा, देखो जरा केस फर्स्ट केस सेकंड कौन कौन से बनते हैं। केस फर्स्ट, ये जो पथांतर है वो संपोषी व्यतिकरण के लिए देखें, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए डेल्टा कितना होना चाहिए, एन लैम्डा यानी λ/2 का सम गुणा चाहिए, इसका मतलब एन लैम्डा होना चाहिए। संपोषी व्यतिकरण देखो कि संपोषी व्यतिकरण के लिए डेल्टा कितना होना चाहिए, एन लैम्डा यानी लैम्डा का /2 का सम गुणा चाहिए। तो समीकरण है 9, 8 और 9 से 8 और 9 से 2 म्यू टी कोस आर शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। ये संपोषी व्यतिकरण की शर्त होगी जहां एन बराबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये घटना होगी, ठीक है। ये संपोषी व्यतिकरण की स्थिति होगी और इस शर्त के लिए संपोषी व्यतिकरण आपको मिलेगा। सेकंड क्या है, कॉस सेकंड के सेकंड विनाशी व्यतिकरण। ये कब मिलेगा, जब डेल्टा का मान कितना हो 2n ± 1 λ/2। अगर ऐसा हो समीकरण नंबर, ये तो 10 हो गया, ये 11, तो समीकरण 8 और इस 11 से क्या होगा 2 म्यू टी कॉस आर बराबर 2n ± 1 λ/2। ये जब शर्त संतुष्ट हो जाएगी तो कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण की घटना होगी। n का मान वही +1 ले रहे हो तो 0 से, -1 ले रहे हो तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये शर्त संतुष्ट होती है तो विनाशी व्यतिकरण यानी पारगमित प्रकाश में अगर अभी यूँ देखेंगे पारगमित किरणों की तरफ से, तो उस तरफ देखेंगे तो हमें इस कंडीशन के लिए तो क्या होगा, काली फ्रिंज मिलेगी, अदीप्त स्थिति मिलेगी उस फिल्म की। इधर से देखेंगे तो अपन को क्या मिलेगी, चमकीली स्थिति मिलेगी। अब आप एक केस देखो ये तो अपने पास पारगमित प्रकाश में व्यतिकरण हो गया। परावर्तित प्रकाश में आपने व्यतिकरण देखा था, वो क्या था, परावर्तित प्रकाश में परावर्तित के लिए क्या स्थिति थी,
संपोषी की याद करो कंडीशन, 2 म्यू टी कोस आर बराबर 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2। और विनाशी की क्या थी, विनाशी की थी 2 म्यू टी कोस आर बराबर एन लेमडा। याद करो, देखो ये स्थितियां थी उसके लिए। तो आपको पहली चीज तो क्या मिली, पहला केश, पहली स्थिति मिली पूरक व्यतिकरण, इसको अपन कह सकते हैं। इसका मतलब क्या समझते हो आप पहली स्थिति से, कि परावर्तित प्रकाश किरणों में जो संपोषी व्यतिकरण की घटना थी उस कंडीशन में इसमें पारगमित प्रकाश की घटना संतुष्ट होती है। इसका मतलब यहां विनाशी व्यतिकरण था पारगमित प्रकाश में, जो शर्त पारगमित प्रकाश में विनाशी व्यतिकरण के लिए लगती है वो परावर्तित में किसके लिए लगती है, संपोषी के लिए। यानी जिस कंडीशन में आप पारगमित प्रकाश में चमकीली फ्रिंज देख रहे हो, उसके अगर दूसरी तरफ देखते हो तो उस कंडीशन के लिए क्या मिलता है, अदीप्त प्रकाश मिलता है, अदीप्त स्थिति मिलती है प्रकाश की। अगर आप विनाशी व्यतिकरण देख रहे हो ना, ऊपर से देख रहे हो, इस कंडीशन के लिए आपको अगर अदीप्त स्थिति मिलती है तो परावर्तित जो पारगमित किरणें हैं उनके लिए इसी कंडीशन में कौन सी मिलती है, प्रदीप्त स्थिति मिलती है। यानी इस कंडीशन में परावर्तित और पारगमित प्रकाश आप देखते हो पतली फिल्मों के लिए तो एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक है। समझ गए बात आप। इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो करते हैं। परावर्तित प्रकाश में या पारगमित प्रकाश को एक साथ देखते हैं तो क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन वाली जो घटना है वो क्या होती है, फॉलो होती है। याद रखना इस बात को कि परावर्तित और पारगमित प्रकाश की जो व्यतिकरण वाली घटनाएं वो एक दूसरे की क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। जिस कंडीशन के लिए आपको परावर्तित में संपोषी मिलेगा, पारगमित में सेम उसी कंडीशन के लिए क्या मिलेगा, विनाशी मिलेगा। समझ गए बात आप। ये स्थिति अपने पास रहती है। अब क्या स्थिति रहती है, दो केस और देख लेते हैं इसमें अपन। दूसरी स्थिति में क्या देखूं कि अगर यहां जो डेल्टा अपने पास आया था ना, डेल्टा वो कितना था, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लेमडा बाई 2 या माइनस लेमडा बाई 2, एक ही बात है ना। ये था अपने पास, इसी को अपन एन लेमडा के बराबर किया था संपोषी में। तो हम ये करेंगे, अगर पतली फिल्म है और पतली फिल्म इस प्रकार से है कि उसकी मोटाई है वो बहुत कम है, मोटाई क्या है, बहुत कम है ना, टी लेस देन लेमडा है। ऐसा कहें कि जो प्रकाश आपतित हो रहा है विस्तृत प्रकाश स्रोत से, उसकी तरंग दैर्ध्य की तुलना में फिल्म की मोटाई कम है। अब क्या होगा, फिल्म की मोटाई कम है तो t टेंस टू 0 मान सकते हैं अपन, और t टेंस टू 0 माने तो परावर्तित किरणों के लिए देखो, परावर्तित किरणों के लिए ये डेल्टा कितना हो जाएगा, ये t टेंस टू 0 तो लेमडा बाई 2 हो जाएगा। कितना होगा, लेमडा बाई 2। इस कंडीशन में आपको पथांतर कितना मिला, लेमडा बाई 2। और अगर पथांतर लेमडा बाई 2 मिलता है आपको तो इसका मतलब लेमडा बाई 2 का विषम गुणज है। इसका मतलब परावर्तित किरणों के लिए ये विषम व्यतिकरण वाली घटना है, विषम डेल्टा लेमडा बाई 2 का विषम गुणज यानी विनाशी व्यतिकरण की स्थिति होगी। ये तो बाद में आई है सर, इस डेल्टा बराबर 2n-1 लेमडा बाई 2 रखा तब आई है सर, तो है ना। इसलिए अपन कह रहे हैं कि इस स्थिति में क्या होगा, पथांतर देखो क्या रहता है, पथांतर अपने पास डेल्टा परावर्तित किरणों के लिए ये पथांतर कितना रहता है, 2 म्यू टी कोस आर बराबर माइनस लेमडा बाई 2। तो डेल्टा कितना रह गया, टी तो 0 हो गया तो लेमडा बाई 2, माइनस ले लो चाहे प्लस एक ही बात हो, तो पथांतर की वैल्यू आ जाती है अपने पास। तो डेल्टा बराबर लेमडा बाई 2 आ गया। अब आप ये जानते हो कि नेट पथांतर, हम यही तो देखते थे कि इसमें क्या करते थे, संपोषी के लिए डेल्टा एन लेमडा होना चाहिए, है ना, और विनाशी के लिए डेल्टा 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2 होना चाहिए, है ना। अगर ये शर्त है तो विनाशी, अगर इसको फॉलो करता है तो संपोषी, है ना। ये तो लगाया था। तो हम ये करेंगे, अब देखो हमें मिल क्या रहा है, बहुत पतली फिल्मों के लिए परावर्तित प्रकाश में देखें तो डेल्टा क्या मिलेगा, लेमडा बाई 2। लेमडा बाई 2 के लिए n बराबर 0 यहाँ पुट करो, देखो लेमडा बाई 2 ये शर्त आएगी। इसका मतलब ये शर्त संतुष्ट हो रही है पथांतर की। अगर ये शर्त संतुष्ट हो रही है तो इस कंडीशन में परावर्तित प्रकाश में ये पतली फिल्म है वो कैसी दिखेगी, काली, यानी अदीप्त। ये अदीप्त दिखेगी आपको, काली दिखेगी ये फ्रिंज, ऊपर से देखेंगे ना तो ये अदीप्त दिखेगी आपको, ठीक है। और यही कंडीशन अगर इसके लिए लगा दूं मैं, तो अपने पास जो पारगमित प्रकाश है उस पारगमित प्रकाश के लिए क्या स्थिति बनती है पथांतर की, पारगमित प्रकाश के लिए डेल्टा कितना होता है, 2 म्यू टी कॉस आर। कॉस आर का मतलब कितना,
टी का मतलब लगभग टेंस टू 0, तो डेल्टा कितना, अराउंड 0। ठीक है, इसका मतलब 2 म्यू टी कोस आर, इतना डेल्टा बराबर इतना तो नहीं मिलता, क्योंकि n 0 रखेंगे तो भी λ/2 आएगा, तो ये घटना तो नहीं हुई इसमें। ऊपर वाले में देखो n लैम्डा है तो n 0 रखते हैं, λ 0 हो गया डेल्टा, तो ये घटना कौन सी होगी, समपोसी की। तो इस कंडीशन में समपोसी को सेटिस्फाई करेगा और यहां प्रदीप्त मिलेगी। वो जो फिल्म आपने देखी ना, पतली फिल्म, वो प्रदीप्त दिखाई देती है। तो अपन कह रहे हैं कि जिस कंडीशन में बहुत पतली, अगर उस फिल्म की मोटाई बहुत कम है, तो उस कंडीशन में अगर अपन पतली परत को देख रहे हैं ऊपर से, तो अपन को वो काली सी दिखती है। इसका उपयोग बहुत है। ऐसी बहुत बारीक कोटिंग को अपन क्या कर सकते हैं, किसी विशेष प्रकाश के लिए उन पदार्थों पर अपन कोटिंग कर देते हैं। अगर इतनी बारीक पतली फिल्मों को, तो वो उन पदार्थों से परावर्तित प्रकाश नहीं मिलता अपन को, उनसे अपन को डार्क फ्रिंजें मिलती हैं, उनको कोट कर सकते हैं, प्रकाशिक रूप से वापस रिफ्लेक्ट नहीं करना होता हो तो उनको ढक सकते हैं एक तरह से। ये वाली स्थिति में ये काम आती है पतली फिल्में। उल्टा इसका हो तो उल्टा क्या हो, उल्टा आपके पास ये स्थिति हो कि अगर बहुत मोटी फिल्म हो, मोटी फिल्मों के लिए, किसके लिए, मोटी फिल्मों के लिए, मोटी फिल्मों के लिए टी ग्रेटर देन लैम्डा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन में अपने पास जो पथांतर होता है, एक्चुअल में परावर्तित किरणों के लिए जो पथांतर होता है 2 म्यू टी cos r माइनस λ/2, तो इसकी तुलना में ये ज्यादा इफेक्टिव होता है ना। तो थोड़ा सा भी अगर कोण चेंज करते हैं, r अगर थोड़ा सा भी चेंज किया, तो उस स्थिति में क्या होता है, t का मान बहुत ज्यादा होने के कारण डेल्टा बहुत चेंज हो जाता है। डेल्टा क्या हो जाता है, बहुत चेंज हो जाता है। यही घटना सेम किसमें, पारगमित में भी ये रहती है, 2 म्यू टी cos r, r थोड़ा सा भी चेंज हुआ, t बहुत ज्यादा होने के कारण डेल्टा बहुत अधिक चेंज हो जाता है। इसलिए दोनों ही केसेस में जब डेल्टा का मान बहुत अधिक चेंज होता है, तो समपोसी और विनाशी मिक्सअप बनता है आपके। इसको पारगमित किरणों में देखो, आपको एक समान सा ही प्रकाश दिखाई देता है, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं होता। और पारगमित में तो वैसे भी नहीं होता इतना फर्क, इतना स्पष्ट व्यतिकरण इसलिए भी नहीं दिखता क्योंकि पारगमित जो किरणें होती हैं उनमें जो आयाम होता है, आयामों में बहुत अधिक डिफरेंस होता है, इसलिए उनका कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा नहीं होता। ठीक है, ये पतली फिल्मों में व्यतिकरण था। इसी का एक और अन्य रूप होगा जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, फानाकार फिल्म, वेज शेप्ड फिल्में। इस प्रकार की जो फिल्में होती हैं तो वो भी पतली फिल्में, बस एक किनारा थोड़ा सा टच है, दूसरा थोड़ा ऊपर की ओर। तो इस प्रकार की एंगुलर जो फिल्म्स होती हैं उनके लिए अपन देखेंगे कि व्यतिकरण की घटना किस प्रकार से होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।